नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के दौरान महिलाओं पर सख्त पाबंदियां जारी हैं। उन्हें जिम, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन यहां थोड़ा चौंकाने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान में महिलाओं को बोटॉक्स और फेसलिफ्ट जैसी कॉस्मेटिक सर्जरी पर पूरी छूट दी जा रही है। तालिबान तुर्की से ब्यूटी एक्सपर्ट्स बुला रहा है ताकि उनके लिए महिलाएं खूबसूरत दिखें। यह सब तब हो रहा है जबकि वहां महिलाओं की शिक्षा, आजादी और सुरक्षा को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। तालिबान के सख्त शासन के बावजूद अफगान महिलाओं में कॉस्मेटिक सर्जरी का ट्रेंड अब तेजी से बढ़ रहा है। बोटॉक्स, अंडर बुर्का आज दुनिया भर में चर्चा का नया विषय बन चुका है। आखिर तालिबान की इसके पीछे मंशा क्या है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बोटॉक्स अंडर द बुर्का। ऐसी दुनिया जहां नकाब की परतें इतनी गहरी हों कि सांस लेना मुश्किल हो, लेकिन आईने के सामने खड़े होकर लिपस्टिक लगाना जायज। अफगानिस्तान का तालिबान शासन एक ऐसा मंच जहां महिलाओं को ढकना तो सिखाया जाता है, लेकिन चमकना भी भूलना नहीं चाहिए। जब काबुल की सड़कें बोटॉक्स इंजेक्शन की चमक से जगमगा रही हैं, वहीं इस दोहरे चेहरे से दुनिया हैरान है। काबुल में जिम बंद, कॉलेज बंद, लेकिन फेसलिफ्ट क्लिनिक्स में लाइनें लगी हैं। ये कोई हॉलीवुड स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि अफगान महिलाओं की कड़वी हकीकत है, जहां सुंदरता एक अपवाद है और जीवन एक अपराध। आइए इस अनोखे सफर पर चलते हैं, जहां हर इंजेक्शन एक तालिबानी ख्वाहिश की कहानी बयां करता है। तालिबान के सख्त शासन के बावजूद अफगानिस्तान में महिलाओं के बीच कॉस्मेटिक सर्जरी का चलन तेजी से बढ़ा है। राजधानी काबुल समेत कई शहरों में ऐसे क्लिनिक खुल गए हैं जहां बोटॉक्स, फेसलिफ्ट और हेयर ट्रांसप्लांट जैसी सेवाएं दी जा रही हैं। इन क्लिनिकों में पुरुष और महिलाएं दोनों आते हैं। पुरुष खास तौर से गंजेपन के इलाज के लिए आते हैं, जबकि महिलाएं बोटॉक्स जैसे ट्रीटमेंट करवा रही हैं। अफगानिस्तान की सड़कें अब बुर्का फैशन का रनवे बन चुकी हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ये बोटॉक्स अंडर बुर्का क्या है और इसे लेकर इतना ट्रेंड क्यों फैला है। असल में बोटॉक्स अंडर बुर्का एक तरह की ट्रेंडिंग कॉस्मेटिक प्रैक्टिस है, जिसमें महिलाएं अपनी स्किन और चेहरे की सुंदरता को बुर्के के अंदर भी खास तौर से मेंटेन करना चाहती हैं। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान ने ब्यूटी पार्लर बंद करा दिए हैं। ऐसे में महिलाओं को सुंदर दिखने के लिए परमानेंट उपाय खोजना पड़ रहा है। इसमें आमतौर पर बोटॉक्स इंजेक्शन, स्किन ट्रीटमेंट और मेकअप तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अफगानिस्तान का तालिबान शासन यूं तो पूरी दुनिया में मानवाधिकार उल्लंघन और मूलभूत अधिकारों के हनन के लिए कुख्यात है, लेकिन अफगान महिलाओं की स्थिति खास तौर पर चिंताजनक है। अफगानिस्तान में महिलाओं को एक और जिम, पार्क या कॉलेज जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन दूसरी ओर उन्हें फेस लिफ्ट और बोटॉक्स कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तालिबान चाहता है कि महिलाएं पूरी तरह ढकी रहें, लेकिन साथ ही वे उनके लिए सुंदर भी दिखें। तालिबान के राज में ये बेहद अजीबोगरीब स्थिति है, क्योंकि अफगानिस्तान में महिलाएं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई नहीं कर सकती और अफगानिस्तान में ज्यादातर डॉक्टर पुरुष हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इन महिलाओं को बोटॉक्स कौन दे रहा है। इसका जवाब खुद तालिबान के पास है। तालिबान तुर्की जैसे देशों से कॉस्मेटिक एक्सपर्ट्स को अफगानिस्तान बुला रहा है। कुछ अफगान डॉक्टर जिन्होंने विदेश में ट्रेनिंग ली थी, वे भी अफगानिस्तान लौटकर काम कर रहे हैं। यानी दुनिया के सबसे सख्त इस्लामी शासन में भी फेसलिफ्ट, हेयर ट्रांसप्लांट और लीफ फिलर जैसी चीजें हो रही हैं। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था भले ही चरमरा रही है, गरीबी का दर 90% से ऊपर है, लेकिन यहाँ फिर भी कॉस्मेटिक सर्जरी का बाजार 20% सालाना बढ़ रहा है। तालिबान अपने ही बनाए नियमों में इतने ढील तो दे देता है
कि महिलाएं सिर्फ उनकी नजरों के लिए सुंदर दिखें, लेकिन जब हाल में आए भीषण भूकंप में सैकड़ों महिलाएं मलबे में दबी, तब उन्हें कोई राहत नहीं मिली। दरअसल तालिबान के सख्त कानूनों के मुताबिक पुरुष किसी भी ऐसी महिला को नहीं छू सकते जो उनकी पत्नी न हो। नतीजा ये हुआ कि राहत और बचाव कार्य के दौरान कई महिलाओं की जान चली गई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब तालिबान कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए धार्मिक अपवाद निकाल सकता है, तो महिलाओं की जान बचाने के लिए क्यों नहीं? यही तालिबान का असली चेहरा है, जहां महिलाओं की खूबसूरती उनकी जान से ज्यादा मायने रखती है। अफगान महिलाएं ऐसी दुनिया में जी रही हैं, जहां उनका रूप रंग तालिबान की मंजूरी पर निर्भर है। वे स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकती, अकेले सफर नहीं कर सकती, सार्वजनिक रूप से एक्सरसाइज नहीं कर सकती। उनकी शिक्षा रुकी हुई है, उनकी आवाज दबा दी गई है, लेकिन उनके चेहरे और दिखावे पर तालिबान की पैनी नजर बनी हुई है। तालिबान का ये दोहरापन डराने वाला है। महिलाएं सुंदर तो हो सकती हैं, पर सुरक्षित नहीं। उन्हें संवारा जा सकता है, लेकिन सशक्त नहीं किया जा सकता। वे आईने में देखी जा सकती हैं, लेकिन आपदा या मुश्किल के वक्त नजरअंदाज कर दी जाती हैं। चीन की महत्वाकांक्षाएं कभी थमने का नाम नहीं लेती। हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर पूर्वी एशिया की नदियों तक वो अपनी ताकत का लोहा मनवाने पर तुला हुआ है। लेकिन अब ये खेल नदियों के बहाव पर सेट हो चुका है। तिब्बत में 167 अरब डॉलर की महंगी याक्सिया हाइड्रो पावर परियोजना एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जो न केवल बिजली का सैलाब लाएगा, बल्कि भारत के लिए वाटर बम का खतरा भी लाएगा। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाने का काम चालू कर दिया। ये बांध चीन के यिंगची शहर में बनाया जा रहा है और ये शहर भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। यानी भारत के लिए सीधे तौर पर यह चिंता की बात है। क्या यह सिर्फ एक बांध है या एक रणनीतिक हथियार जो ब्रह्मपुत्र के बहाव को कंट्रोल करने की कोशिश है? आखिर ड्रैगन का ये वाटर बम है क्या? आज इसी पर चर्चा करेंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में।
अरुणाचल के मुख्यमंत्री द्वारा चीन से वाटर बम छोड़े जाने की बात कहना एक महत्वपूर्ण और चिंता का विषय है। अगर हम इतिहास में जाकर देखें तो वाटर कंट्रोल और डैम निर्माण को लेकर भारत चीन के बीच गतिरोध रहा है। इसका एक प्रमुख कारण ये है कि भारत और चीन के बीच वाटर ट्रीटी या वाटर एग्रीमेंट जैसी कोई भी संधि नहीं है, जैसा कि भारत और पाकिस्तान के बीच है। इसका फायदा, इसका लाभ उठाकर चीन इस प्रकार के डैम निर्माण करता रहता है। मेकॉन्ग नदी, जिसे भारत में हम ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, उस पर 11 से अधिक प्रोजेक्ट चाइना में बन चुके हैं। थ्री गॉर्जेस डैम उसमें एक बड़ा प्रोजेक्ट है, और अब याशिया प्रोजेक्ट के माध्यम से, जिसमें लगभग $150 से अधिक डॉलर का निवेश हो रहा है, चाइना वाटर कंट्रोल और वाटर कंसंट्रेशन का प्रयास करेगा। इसका एक प्रभाव ये होगा कि ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन, जो भारत में पूर्वोत्तर में जीवन यापन का बड़ा स्रोत है, वहाँ पर वाटर डेफिशिएंसी की समस्या हो सकती है। साथ ही अगर वाटर मैनेजमेंट को लेकर कोई चूक हुई तो उसका बड़ा प्रभाव फ्लड मैनेजमेंट को लेकर भी हो सकता है। इन इलाकों में फ्लड का भी प्रभाव हो सकता है। तो मुझे लगता है इन सब बातों पर नज़र रखनी चाहिए, और भारत को डैम निर्माण को लेकर अपनी चिंता, और भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, भूटान जैसे देश की चिंताओं को भी चीन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, और इस मामले पर बातचीत होनी चाहिए। होगी, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों और भारत को इससे खतरा महसूस हो रहा है। जिस तरीके से चाइना के द्वारा वाटर डैम डिप्लोमेसी का प्रयोग किया जा रहा है, वो दक्षिण एशियाई देशों के लिए आने वाले समय में कई सारी समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। जिस तरीके से इस वाटर डैम प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से वाटर बम के रूप में भारत समेत दक्षिण एशियाई देशों के लिए काम कर रहा है। इससे बहुत सारे खतरे उत्पन्न होकर के आ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा खतरा है कि यदि भूकंप का खतरा उत्पन्न होता है तो भूकंप के खतरे में बांध के टूटने का एक सबसे बड़ा प्रमुख खतरा है, जिसके कारण बड़ी आपदाएं आने की समस्याएं हैं। दूसरा, हम देखते हैं कि भारत जैसे देश के लिए जो निचले इलाके हैं, खास करके अरुणाचल प्रदेश, आसाम एंड अदर्स, उनमें हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं निचले इलाकों में पानी की समस्या जो है कहीं ना कहीं कई सारे विकट रूपों को हमारे सामने रख सकती है। तीसरा, हम देखते हैं कि पर्यावरणीय संकट, इससे इकोलॉजी पर बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का ये क्षेत्र भारत के लिए इकोलॉजिकली बहुत ही एक रिच एरिया है, और ये रिच एरिया भारत के लिए कई सारी समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है।
क्या ये बांध सिर्फ बिजली के लिए है या फिर जंग का एक हथियार? भारत के जल संसाधन मंत्रालय ने चेतावनी दी है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। खतरे की भयावहता नहीं है, यह प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि मानव निर्मित संकट है। अगर हम इतिहास में जाकर देखें तो ऐसा लगता है कि 1950 में तिब्बत में चीनी कब्जे का एक बड़ा कारण तिब्बत से निकलने वाली नदियों और उसके वाटर कंट्रोल को लेकर था। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि चीन और भारत के बीच में लोअर राइपेरियन और अपर राइपेरियन स्टेट्स के बीच जो रिवर वाटर समझौता होना चाहिए वो नहीं है, जैसा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य इंडस वाटर ट्रीटी। चीन इन्हीं सब बातों का फायदा उठाकर डैम निर्माण के माध्यम से भारत, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे देशों में पानी के कंट्रोल को लेकर समस्याएं पैदा करता रहता है। थ्री गॉर्जेस डैम हमारे सामने एक बड़ा उदाहरण है और पिछले वर्षों में चीन ने 11 से अधिक डैम मेकॉन्ग नदी पर बनाए हैं, जिसे हम ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। जो याशिया प्रोजेक्ट है इसमें $150 से अधिक का निवेश है और इसके माध्यम से जो वाटर कंट्रोल और वाटर का जो केंद्रीकरण किया जाएगा उसके दो सबसे बड़े प्रभाव है। पहला प्रभाव कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन है वहां पर वाटर डेफिशिएंसी की समस्या हो सकती है और अचानक अगर चीन द्वारा पानी छोड़ा जाएगा तो इन क्षेत्रों में, निचले क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आबादी और फ्लड मैनेजमेंट की समस्या खड़ी हो सकती है। मुझे लगता है कि ये भारत के लिए एक चिंता का विषय है, इसलिए भारत को चीन के साथ नदी को लेकर समझौते पर बातचीत करनी चाहिए। चीनी विदेश भारत में प्रवेश करती हैं। भारत के बाद ये बांग्लादेश जाती हैं और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। लेकिन भारत में प्रवेश से ठीक पहले यह नदी एक यू टर्न लेती है। यही वो इलाका है जहां चीन दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बना रहा है। का सबसे बड़ा बांध बनाने की योजना बनाई है। भारत भी जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर 280 मीटर ऊंचे बांध से खतरे से, चाइना के इस खतरे से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। भारत भी जो है कहीं ना कहीं इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अभी एक बांध बनाने की योजना पे काम कर रहा है और इस बांध के माध्यम से भारत जो है विभिन्न परिप्रेक्ष्य में काम कर रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जल सुरक्षा, वाटर सिक्योरिटी के संदर्भ में कहीं ना कहीं जल संरक्षण की क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत काम कर रहा है। दूसरा, बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में भारत काम कर रहा है। तीसरा, अगर हम बात करें जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से लगभग 11,000 से अधिक मेगावाट की बिजली उत्पादन के क्षेत्र में भारत काम कर रहा है।
तो ये देखते हैं कि किस तरीके से भारत अपने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत किस तरीके से अपनी कोयले पर तो निर्भरता कहीं ना कहीं कार्बन कंट्रोल को करने का तो काम कर ही रहा है, साथ साथ में हाइड्रो प्रोजेक्ट के माध्यम से जिस वैश्विक रूप से अपने आप को स्थापित करना चाह रहा है उस परिप्रेक्ष्य में भी काम कर रहा है। तो हम देखते हैं कि भारत जो है विभिन्न परिप्रेक्ष्य में रणनीतिक रूप से जिस तरीके से चाइना को काउंटर करने का काम कर रहा है, उसी संदर्भ में चाइना की वाटर डैम डिप्लोमेसी को भी कंट्रोल करने के लिए अपने स्तर पर विभिन्न प्रकल्पों के माध्यम से, चाहे अभी रिसेंटली रेल ट्रैक नेटवर्क रहा हो या रिसेंटली नए नए इनिशिएटिव माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से जो स्टार्ट किए गए हैं, खास करके मणिपुर, आसाम, नागालैंड के अंदर, वो भी उनके रिसेंट विजिट में हमने देखे किस तरीके से बड़े बड़े प्रोजेक्ट का माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से इनोग्रेशन किया गया। और इस प्रोजेक्ट की जो भारत ने बात की है, बांध बनाने की जो बात की है, वो बताता है कि भारत विभिन्न परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं इन विषयों को लेकर के काम कर रहा है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक चीन के यिंगची शहर में बन रहे इस बांध के पूरा हो जाने के बाद 300 किलोवाट घंटे की दर से बिजली हर साल पैदा होगी, जिससे करीब 30 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। इस डैम को बनाने में करीब 167 अरब डॉलर यानी लगभग 12 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। ऑस्ट्रेलिया के एक थिंक टैंक लोई इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि तिब्बत की पठार की नदियों पर नियंत्रण से चीन भारत को परेशान कर सकता है और उसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल सकता है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।